Good morning, dear students. Here is the chapter number 3 of your Honeydew book. The name of the chapter is Glimpses of the Past. Glimpses of the Past मतलब glimpse मतलब होता है कुछ झलक, तो past की कुछ झलकियाँ जो हमारा देश है वो कैसे आज़ाद हुआ, क्या क्या उसमें लोगों के सेक्रीफाइसेस हुए, कौन कौन मार्टायर्स हुए, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कुछ उसके झलकियाँ हमें देखने को मिलेंगी. This chapter has been written in a different form. It is not in the story form, it's in the dialogue form. तो आपको इसको पढ़ के ऐसा फील होगा जैसे कि आप बिल्कुल सामने से कुछ अपना कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई कॉमिक आप पढ़ रहे हैं. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help you clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1757 से लेके 1857 तक की स्टोरीज़ में कवर की गई हैं और जो स्पीच बबल्स और पिक्चर्स हैं उससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे जो कंट्रीमैन थे उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट टू अचीव द इंडिपेंडेंस. Now the scene first is at the function in Delhi. You can see Lata Mangeshkar ji is singing a song. ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. So in this way you can see the audience is sitting there, Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Rajendra Prasad, they are listening this song. Okay, martyrs मतलब शहीद, आपको पता भी होगा पहले से, but I told you. In scene 2 we can see the company's conquest 1757 to 1849. जो कंपनीज आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, उसका जो किस तरीके से उसने भारत में अपना जो शासन था वो स्थापित किया था उसके बारे में है. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. अपने superior weapons के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में फैल रही थी in 18th century. You can see this map of India. It is before the partition of India. जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो येलो कलर से दिखाए गए हैं और जो ब्रिटिश टेरिटरी है वो आपको पिंक कलर से दिखाई गई है. Indian princes were short-sighted. The upstart Raja Bagh called the English merchants. They will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. Now जो भारत के जो राजा थे वो बहुत शॉर्ट साइटेड थे, दूरदर्शी नहीं थे, मतलब कि दूर का नहीं सोच रहे थे, वो बहुत छोटा छोटा सोच रहे थे. मतलब जैसे जो एक राजा है वो बोल रहा है दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. मतलब वो अपने सैनिकों से कह रहा है कि आप इंग्लिश जो जो अंग्रेज़ जो हैं उनको बुलाइए, हम उनकी मदद से दूसरे राजा के ऊपर विजय पाएंगे. मतलब राजा लोग जो थे उनके अंदर बिल्कुल भी पीस नहीं था, शांति नहीं थी. वो लगातार छोटी छोटी लड़ाइयाँ आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प ले ली दूसरे राजा को हराने के लिए. लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम इनकी हेल्प लेंगे तो क्या होगा, कल को ये हम सबके ऊपर शासन करेंगे. तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थे. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. जो rivalries थी, ऐसे जो छोटे छोटे दुश्मनाइयाँ थी, उससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत आसानी से उन्होंने जो इंडियन प्रिंस थे, राजा थे, उनको एक एक करके हरा दिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. कुछ एक आध राजा ऐसे थे जिनका जो दूर की सोच रहे थे, जिनको दिख रहा था कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, जैसे कि टीपू सुल्तान. तो उन्होंने क्या किया, मैसूर के राजा थे, वो अपनी डेथ तक वो अंग्रेजी जो हुकूमत थी, जो सियासत थी, उससे लड़ते रहे. थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स. इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम. How did the Indians react to these conquests? The white man has killed dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners. Now
अब हमें ये देखना है कि हमारे जो देश में जो ये विदेशी आए थे, जो अंग्रेज़ी लोग आए थे, उनको हमारे देश की कंट्री किस तरीके एकदम लोग किस तरीके से देख रहे थे। जो राजा थे वो खुश थे, जो ऐसे राजा थे जिनकी दूरदृष्टि नहीं थी, जो बड़ा नहीं सोच पा रहे थे, उनको क्या लग रहा था कि चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आराम से रह रहे हैं, क्योंकि अब हमारे देश में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, छोटी छोटी जो ठगी होती थी पहले, लूट-पाट होती थी, वो अब नहीं हो रही है। तो दूसरा जो उनका सैनिक है वो क्या कह रहा है कि हाँ, ये ईश्वर ने ही इन ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा है। और एक तीसरा जो उनका कोर्टियर है वो कह रहा है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो आम जनता है वो देखिए क्या बातें कर रही है कि जो वाइट मैन है उन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या उनको गद्दी से हटा दिया है, उनको उनके राज्य से बेदखल कर दिया है। वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है। एक दूसरा जो एक आम इंसान है वो कह रहा है कोई बात नहीं, सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारी ही धरती के थे, वो इसी धरती के बच्चे थे। और अभी जो जो गांव का व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, नाउ वी हैव बिकम, अब क्या हो गया, हम तो स्लेव्स बन गए हैं इन किंग्स के हम दास बन गए हैं, बिल्कुल दास बन के रह गए हैं। नाउ इन द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर यू कैन सी द स्टोरी इज़ नाउ टेकन फ्रॉम 1765 to 1836. Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women. Now जो religious preachers थे, जो हमारे पुराने ज़माने में जो पंडित वगैरह हुआ करते थे, जो प्रवचन देते थे, वो लोग इस तरीके की बातें जनता में फैला रहे थे, जिससे कि क्या हो रहा था, हमारा देश जो है मतलब कुछ कुरीतियों की वजह से आपस में लड़ते झगड़ते रह रहे थे। जैसे कि वो कह रहे थे कि अगर किसी ने भी जैसे आपका अनटचेबिलिटी होता था, जैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट होते थे, जो लोअर कास्ट लोग होते थे, उनको छूना मना होता था। और गांव के लोग, उनके लिए मतलब बिल्कुल अलग व्यवस्था होती थी कि उनका कुआं अलग होता था, उनका नल अलग होता था। और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैल रही थी। एक जो इसमें प्रीचर है, देखो वो क्या बता रहा है अपने अनुयायियों को कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश की सीमा को क्रॉस करेगा वो अपना जो धर्म है उसका भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। मतलब पहले आपको पता होगा कि हमारे जो ये समुद्र है इसको क्रॉस करना भी मना था, कोई समुद्र को क्रॉस नहीं करता था। अनदर मैन इज़ सेइंग दैट कि वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी मतलब जो भी डिज़ास्टर्स होते हैं, सिर्फ सारे के सारे वुमेन्स की वजह से होते हैं। ऑल आर जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन। The truth was that Indians had lost self-respect, the British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, your honor, but I am honest. Now, what is going on? जो भारत के जो लोग थे उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो था वो खो दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उनके ऊपर पूरा शासन कर लिया था, तो बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर नहीं बचा था। तो देखिए एक जो ब्रिटिशर है वो ये कह रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं हैं और बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। तो एक जो इंडियन है वो कह रहा है लेकिन सर मैं बिल्कुल ही ईमानदार हूँ। मतलब कुछ जो बोला जाता है ना कि कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिश सरकार में मिल गए थे, जिसकी वजह से हमारे देश के जो बाकी सारे लोग हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, तो वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ था, हमारे जो देश के जो फार्मर्स थे उनको उन्होंने मजबूर कर दिया किस चीज़ पे, कि वो अपना जो पूरा वो अपना खेत जो है, वो फील्ड्स जो हैं वो खाली कर दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो एक फार्मर जो कह रहे हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं उन्होंने मेरी पूरी की पूरी क्रॉप, मेरी पूरी की पूरी फसल जो है वो ले ली है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। नाउ व्हाट ही इज़ सेइंग कि अभी भी आप डेप्ट में हैं, अगर आपने अभी और पे नहीं किया, मतलब एक किसान की पूरी जो फसल है वो ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ले चुके हैं। आफ्टर दैट दे आर टेलिंग द इंडियन फार्मर्स कि अगर अभी आपने और नहीं पे किया तो इसके बाद और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको मैं जेल में डाल दूँगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. Now,
अभी क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जो थे अभी और अपने मेथड्स ढूंढ रहे थे कैसे वो भारत से और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो भी मतलब इंग्लैंड में जो भी गुड्स मतलब सामान, जो भी सामान बनता था, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। उसके अंदर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब बाहर से जब कोई भी हमारे घर में जब हमारे देश में कोई भी सामान बाहर से आता है तो उस पर टैक्स लगता है, इम्पोर्ट टैक्स, मतलब हमारे देश में आ रहा है तो उनको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने वो टैक्स हटा दिया था, मतलब अब भारत को कुछ नहीं मिल रहा था। द नेक्स्ट पर्सन इज सेइंग अ गुड आइडिया, मतलब बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि हमारा पैसा और बच जाएगा, हम अपना जो बना बनाया माल है वो भारत में लाएंगे और कोई इम्पोर्ट ड्यूटी हम पे नहीं करेंगे और वो हम यहाँ पे महंगा महंगा बेचेंगे, तो यहाँ के लोगों को और पैसा हमारी तरफ आ जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के जो नियम थे उन्होंने, क्रिपल मतलब होता है घुटने के बल चलना, मतलब बिल्कुल ऐसे घुटने के बल आ जाना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो घुटने के बल आ गई, मतलब बिल्कुल ठप हो गई थी। Inevitably famine is allowed between 1822 and 1836 15 lakh Indians and died of starvation। क्या हुआ था, फेमिनिज मतलब क्या होता है, फेमिन्स मतलब आपका जो ये सूखा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अकाल आ जाता है, जो कुछ खाने को नहीं मिलता है। तो 1822 से लेके 1836 के बीच में क्या हुआ, 15 लाख इंडियंस जो थे वो भूखमरी से मर गए। स्टारवेशन मतलब भूखमरी, तो वो सिर्फ भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपोर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने हमारे जो आर्टिस्ट थे उनकी जो भी मतलब वो जो बनाते थे उसको बेचते थे उसको बिल्कुल रियूंड कर दिया था, बिल्कुल एक तरफ से देखा जाए तो ख़त्म कर दिया था। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन रॉय जो थे एक बंगाल के एक सिटीज़न थे, उन्होंने समझा कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। नाउ इट इज़ द स्टोरी टिल 1772 टू 1833। और उन्होंने क्या बोला कि हमारे देश में लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, कि हम अपने एंशिएंट कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, हमारा एंशिएंट कल्चर बहुत ही महान है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से हम लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, हमारा जो सोसाइटी और रियून होता जा रहा है, तो उनको हम चेंज करेंगे, उनको हम दोबारा से रिफॉर्म करेंगे। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. उन्होंने अपनी वाइफ से क्या बोला कि जो गाय होती है वो अलग अलग कलर्स की होती है, कोई ब्लैक होती है, कोई ब्राउन होती है, कोई वाइट होती है, कोई मिक्स कलर की होती है, लेकिन उनका जो मिल्क हम पीते हैं वो तो सेम वाइट ही होता है। ऐसा तो नहीं कि ब्लैक काव ब्लैक मिल्क दे रही है, जो ब्राउन काव है ब्राउन मिल्क दे रही है, ऐसा नहीं होता है। वी कंज्यूम द वाइट कलर मिल्क फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ काउज। तो उन्होंने बोला कि जो हर धर्म है, जैसे भारत क्या बोला जाता है कि विभिन्न धर्मों का है ना उसमें समावेश है, तो उन्होंने कहा हर धर्म के जो रिलीजियस जो प्रीचिंग है वो एट लास्ट में एक ही चीज़ कहती है कि हमें अच्छाई पे भरोसा करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वेदर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जो बुक्स हैं हमारे जो इसमें जैसे कुरान है, बाइबल है, रामायण है, तो वो हमें एक ही चीज़ सिखाती हैं कि हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए, साइंस और मॉडर्न नॉलेज की तरफ। देखिए लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि वो मॉडर्न नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था, अपना धर्म को भी वो फॉलो करते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, नॉलेज कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने क्या किया कि नॉलेज जो है वो एकदम प्रैक्टिकल बिल्कुल प्रूव्ड होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए, और उन्होंने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया 1823 में। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful.
देयर ही टोल्ड देम, वो समुद्र पार करके गए विदेश में, जहाँ इंग्लैंड में, और वहाँ उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि जो विदेशी लोग हैं इतना पावरफुल होते जा रहे हैं. वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स. उन्होंने क्या बोला कि हमने आपको एक रूलर की तरह एक्सेप्ट किया है और अब हम आपके सब्जेक्ट हो गए. यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, सब्जेक्ट मतलब कि हम आपके अधीन हो गए, आपके अंडर में आ गए हैं. तो उन्होंने बोला कि आपको अपने जो आपके अधीन जो लोग हैं उनके प्रति अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको याद रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम आपके अधीन हैं तो आप हमारा मिसयूज़ कर रहे हैं. यू शुड गिव अस ऑल द फैसिलिटीज़. नाउ इट इज़ ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स आपका जो विरोध होता है. इट कैन बी प्रोनाउंसिएट ऑपरेशन ऑल्सो एंड ऑपरेशन ऑल्सो. 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1888, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in court. All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes to private business. Now 1818 में क्या आया, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट 3 था. इसमें क्या था कि किसी भी इंडियन को, किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट में, मतलब जेल कब इंसान को भेजा जाता है, जब वो दोषी पाया जाए, जब उसने कोई गलती की हो. लेकिन उस रूल में क्या था कि कोई भी इंडियन को विदाउट कोर्ट ट्रायल, कोर्ट में उसको भेजा ही नहीं जाएगा, उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाएगा. इस तरीके के नियम बना दिए गए. और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो अच्छे मतलब ऊँचे पदों पर बैठ के बड़ी बड़ी सैलरीज़ ले रहे थे और अपना फॉर्च्यून जो था बना रहे थे और बहुत सारा प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे. बाय 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. और 1829 में क्या हुआ था, ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग, वो एक्सपोर्ट कर रहे थे 7 करोड़ रुपीज़ पर, मतलब इंडिया से इतना, मतलब इतना सारा जो सामान था, जो मटेरियल था, वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे कहाँ, अपने देश में. द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई. और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो कंपनीज में बिल्कुल लूट पड़ी हुई थी, यहाँ से लूट के सामान अपने ब्रिटिश में ले जा रहे थे और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल मर रही थी, बिल्कुल ख़त्म हो रही थी. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. नाउ द गवर्नर जनरल बेंटिक थे, उन्होंने अपने होम में, मतलब अपने इंग्लैंड में क्या रिपोर्ट किया, क्या बोला कि जो हड्डियां हैं किसकी, जो कॉटन, जो कपास वाले, जो हमारे जो कपास बुनने वाले जो बुनकर थे, उनकी जो हड्डियां हैं वो ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो क्या कर रही हैं, प्लेन्स को ब्लीच कर रही हैं. देखिए ब्लीच मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्लीच करना, मीन्स क्लीन करना, साफ़ करना. तो उन्होंने बोला हड्डियाँ क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल जान तो बची नहीं है. यू कैन सी द पिक्चर्स, दे वर डाइंग ऑफ स्टारवेशन. वो भुखमरी से मर रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को नहीं था, घर के लिए बिल्कुल भी उनके पास कोई शेल्टर नहीं था. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या बोला कि जो भारतीय किसान हैं, जो बुनकर हैं, वो अपनी हड्डियों से उस ज़मीन को सींच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हालत जो है वो ख़राब है. Now it is the part 6 of the chapter, dissatisfaction 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. भारत में पहले क्या संस्कृत पढ़ाई जाती थी और पर्शियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी. एक जो लॉर्ड मैकाले के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, लॉर्ड मैकाले जो थे नेटिव थे इंग्लैंड के, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें भारत में भारत के लोगों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, ABCD सिखाना चाहिए. तो वहाँ के जो दूसरे लोग थे उन्होंने बोला येस आई अग्री. नाउ व्हाट हैपेंड, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. क्या हुआ, जो इंग्लैंड के लोग थे वो भारत में कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे थे,
इंग्लिश सिखा रहे थे, और फिर उनको पेटी मतलब होता है छोटी छोटी, बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, छोटी सी अनइम्पॉर्टेंट जॉब दे देते थे, क्लर्क की जॉब दे दी, ठीक है। लेकिन मीनवाइल उसी टाइम पे क्या हो रहा था, एक दूसरी जनरेशन भी पैदा हो रही थी, जैसे उन्होंने सपोज़ उन्होंने 100 लोगों को पढ़ाया, तो 100 में से उन्होंने 60 लोगों को क्लर्क की जॉब दे दी। जो रिमेनिंग 40 लोग थे वो इंटेलेक्चुअल थे, वो आगे के बारे में सोच रहे थे कि हमारे देश को हमें कैसे सही करना है। तो वो जो एक दूसरा इंटेलेक्चुअल पार्ट भी तैयार हो रहा था। इंटेलेक्चुअल मतलब ऐसा सोचने समझने वाला जो लोग होते हैं। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी मटेरियल कंडीशंस को भी ठीक करना चाहिए, मतलब उनकी सांसारिक जो स्थिति है उसको ठीक करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसके लिए हमें अब ये जो अपने ग्रीवेंसेस हैं, जो अपने लॉ, जो हमारी इच्छा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजनी होगी। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। पहले हमने देखा था कि पूरा इंडिया येलो था और थोड़ा सा पार्ट पिंक था। अभी देखिए क्या हुआ, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया को उन्होंने कॉन्कर कर लिया, सिर्फ कुछ पार्ट जो था वो बचा भारत में। सॉरी। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो भारत की ज़रूरतों के बारे में बहुत थोड़ा सोचते थे। नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट